गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको डेविस का भौगोलिक अपवर्तन चक्र बताया था जो समय आधारित था। डेविस ने उसको समय आधारित बताया है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे उसी संकल्पना के अंतर्गत पेंक की संकल्पना है, जो जर्मन के एक विद्वान थे वॉल्टर पेंक, है ना। तो जर्मन के विद्वान थे वॉल्टर पेंक, तो उन्होंने भी अपवर्तन चक्र का सिद्धांत दिया है। दरअसल इनका जो सिद्धांत था वो डेविस के सिद्धांत के विरोध में आया था या डेविस के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में आया था, है ना। तो देखिए, ये भी इन्होंने भी स्थलरूप के विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं और इन्होंने इसमें काफी कुछ बताया है। तो देखिए, ये एक जर्मन विद्वान थे, तो इन्होंने अपने सिद्धांत को जो दुरूह जर्मन भाषा में, ये दुरूह मतलब कठिन जर्मन भाषा में इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। तो इसी वजह से इनके सिद्धांत जो काफी दुरूह रहा और काफी समय तक जो है इसको ख्याति नहीं मिल पाई थी, है ना, जितनी की डेविस के सिद्धांत को मिली थी, है ना। तो देखिए, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है ना। तो डेविस का सिद्धांत था वो, उसमें क्या है, उन्होंने भौगोलिक चक्र बताया, उन्होंने चक्र, उसमें चक्रीय संकल्पना को प्रतिपादित किया। परंतु पेंक ने अपने सिद्धांत में कहीं भी चक्रीय संकल्पना को प्रतिपादित नहीं किया है ना। और इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या कहा है, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम कहा है। इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या कहा है, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि आकृतिक तंत्र कहा है इसको, है ना, सिद्धांत को, है ना। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि किसी स्थान पर जो स्थलरूप के विकास में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ताकत होती है वो विवर्तन की शक्तियां होती हैं। कि विवर्तन की शक्तियों के फलस्वरूप क्या होता है कि स्थलखंड का उत्थान होता है। और देखिए, इन्होंने कई सारी जर्मन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है जिनको मैं आपको बताता जाऊंगा, है। तो उन्होंने क्या बताया है, इन्होंने स्थलरूप की विशेषताओं की व्याख्या में विवर्तन की शक्ति को मुख्य बताया, विवर्तनिकी को मुख्य बताया, है ना। तो देखिए, इस सिद्धांत को पेंक ने अपना सिद्धांत बताया है। इसमें इन्होंने दो तीन बातें मुख्य कही हैं। पहली तो देखिए, डेविस ने क्या कहा था कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है, जबकि पेंक ने क्या कहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल ना होकर के उत्थान की दर और अपवर्तन की दर के अनुपात के बराबर होता है। यानी उत्थान और अपवर्तन की दर के बीच के अनुपात के बराबर या उसका प्रतिफल होता है, ना कि समय का। इन्होंने समय को बिल्कुल खारिज कर दिया। जो डेविस का जो मॉडल था वो समय आधारित है, परंतु पेंक ने अपने इस मॉडल में समय को बिल्कुल खारिज कर दिया ना। उन्होंने कहा कि स्थलरूपों के विकास में समय की कोई भी भूमिका नहीं है, ऐसा पेंक महोदय ने अपने सिद्धांत में कहा। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए या अपने सिद्धांत को बनाने के लिए इन्होंने जो जैसे डेविस ने क्या है, तीन अवस्थाएं बताई हैं। उन्होंने अवस्थाओं की जगह आपस्ती जिंडे शब्द का प्रयोग किया है, इंटिवकुलुम शब्द का प्रयोग किया है। ये जर्मन शब्द है इंटिवकुलुम, है ना। इसका मतलब होता है विकास, है ना, या डेवलपमेंट। तो इंटिवकुलुम शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। और जैसे डेविस ने जो तीन अवस्थाएं की थी, है ना, कौन कौन सी तीन अवस्थाएं थी जो डेविस ने की थी। एक तो उनकी तरुणावस्था थी, एक प्रौढ़ावस्था थी और एक जीर्णावस्था थी। ऐसे ही इन्होंने भी क्या है, अपनी अवस्था लिए, इन्होंने तीन अवस्थाएं लिए। पहली जो है क्या है, वो आपस्ती जिंडे इंटिवकुलुम है। इसके बाद ग्लीक फार्मिंग इंटिवकुलुम है। उसके बाद तीसरी अवस्था है वो है आवस्ती जिंडे इंटिवकुलुम, है ना। इसके अलग अलग मतलब है। आपस्ती जिंडे इंटिवकुलुम का मतलब है बढ़ती दर से विकास, ग्लीक फार्मिंग इंटिवकुलुम का मतलब है समान दर से विकास, और आवस्ती जिंडे इंटिवकुलुम का मतलब है घटती दर से विकास। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डेविस महोदय ने अपने सिद्धांत में जो तीन अवस्थाओं का वर्णन किया था, परंतु यहाँ पे भी उन्होंने तीन का किया है। परंतु इनकी दूसरी अवस्था है ग्लीक फार्मिंग इंटिवकुलुम वाली, यानी कि समान दर से विकास वाली। इसको उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया है। यानी इसमें तीन अवस्थाएं, अवस्था आ, अवस्था बा और अवस्था सा को डिवाइड किया है ना। तो देखिए, ये पहली वाली अवस्था है ना, आवासीय इंटिवकुलुम, ग्लीक फार्मिंग इंटिवकुलुम और आवासीय इंटिवकुलुम को ये जो रेखा चित्र है ये प्रदर्शित कर रहा है। आपके सामने जो रेखा चित्र बना हुआ है ये पेंक के स्थलरूप विकास के मॉडल का एक जो है वर्गीकरण है यहाँ पर, और इनके जो कर्व है इसको दे रखा है ना, ग्राफ को प्रदर्शित किया गया।
तो देखिए हम इनकी जो एक एक करके अवस्थाएं हैं हम उसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है आफस्तिजिंडे इंटिवकुलुम, यानी कि बढ़ती दर से विकास। देखिए सबसे पहले जो डेविस का मॉडल प्रारंभ होता है वो प्राइमरंभ से प्रारंभ होता है। प्राइमरंभ मतलब है क्या है, एक आकृति विहीन मैदान है ना, आकृति विहीन समतल मैदान है जिसमें तेजी से उत्थान होना शुरू हो जाता है ना, यानी कि विवर्तन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप स्थल रूप में उत्थान शुरू हो जाता है। तो इस पहले की जो अवस्था है मतलब उत्थान से पूर्व की, उन्होंने इसको क्या नाम दिया है, प्राइमरंभ नाम दिया है ना। और देखिए इसके बाद आफस्तिजिंडे इंटिवकुलुम की अवस्था पहली चालू हो जाती है। इसमें क्या होता है, आफस्ति मतलब बढ़ती दर से विकास, आफस्तिजिंडे इंटिवकुलुम। इसमें क्या होता है कि स्थल रूप में जो उत्थान है वो पहले तो क्या होता है, धीरे धीरे होता है, फिर उसके बाद तीव्र गति से होने लगता है ना। जो तीव्र गति से उत्थान होता है तो जो उत्थान की दर है वो अधिक होती है ना। इस समय अपरदन बहुत ही नगण्य होता है क्योंकि उत्थान की दर जो है, हालांकि अपरदन इसमें साथ साथ चलता है ना। जबकि डेविस ने क्या कहा था पहले कि जब तक उत्थान पूर्ण नहीं हो जाता तब तक अपरदन प्रारंभ नहीं होता, परंतु यहाँ पे क्या है, उत्थान भी होता है अपरदन भी चलता है, परंतु उत्थान की दर इतनी तीव्र होती है कि अपरदन की दर जो उसके सामने नगण्य पड़ जाती है या अपरदन लगभग दिखाई नहीं दे पाता है। परंतु उत्थान जो पहले शुरुआत में धीरे धीरे होता है फिर तेज गति से होता है ना। उत्थान के फलस्वरूप क्या होता है, उत्थान के जो उस स्थलखंड को बनने वाली जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें तीव्र प्रवाह पाया जाता है क्योंकि गतिज ऊर्जा उनमें अधिक होती है। तो इस वजह से क्या होता है, उनका तीव्र प्रवाह पाया जाता है। और जो नदियां होती हैं वो तीव्र गति के कारण घाटी गठन अधिक करती हैं, यानी कि घाटी को गहराई में अधिक गहरा करती हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, नदियों के द्वारा घाटी गठन यानी घाटी को गहरा करना प्रक्रिया जो है वो अधिक होती है ना। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, अपरदन जो है कम होता है ना, परंतु उत्थान जो अधिक होता है, इसलिए निरपेक्ष उच्चापथ में है ना, निरपेक्ष उच्चावच स्थलखंड जो ऊंचाई है उसकी वो निरंतर बढ़ती चली जाती है ना। तो निरपेक्ष उच्चावच जो है वो उसका लगातार जो है बढ़ता चला जाता है ना। देखिए समय के साथ क्या होता है, अधिक उत्थान के कारण प्राइमरंभ की जो अवस्था है, ये वाला स्थल है जहां पर प्राइमरंभ वाला जो आकृति की विहीन मैदान है, समतल मैदान है, इसके पास जो है प्राइमरंभ की अवस्था के बाद जो उत्थान कई प्रकार से होता है तो उसके बाद कई सारी संरचनाएं बन जाती हैं। इसके पास क्या होता है, विभिन्न तल विकसित हो जाते हैं। ये कई तल हो गए, पहले यहाँ पे था उत्थान, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हो गया उत्थान, तेजी से हो गया, तो कई तल बन जाते हैं। इन तलों को जो है वो पेक महोदय ने क्या नाम दिया है, वो दिया पीडमोंट ट्रेपेन नाम दिया है। इन्होंने क्या नाम दिया, पीडमोंट फ्लैश या पीडमोंट ट्रेपेन कहा है ना, पीडमोंट ट्रेपेन या पीडमोंट फ्लैश। क्योंकि प्राइमरंभ की जो प्रारंभिक अवस्था थी इसके पास स्थलखंड का उत्थान कई क्रमिक दलों में होता है, तो इसकी फलस्वरूप कई प्रकार के तल बन जाते हैं है ना। इन तलों को इसने क्या कहा है, पीडमोंट ट्रेपेन कहा है या फिर क्या कहा है, पीडमोंट फ्लैश कहा है। तो देखिए सबसे पहली अवस्था थी वो थी आफस्तिजिंडे इंटिवकुलुम या बढ़ती दर से विकास। इसमें पहले धीरे धीरे स्थलखंड का उत्थान होता है, उसके बाद स्थलखंड तेजी से ऊंचा होने लगता है और उस पर जो है तीव्र गति वाली नदियां विकसित हो जाती हैं, घाटी गर्दन करती हैं। और मैंने आपको बताया इसमें कि उसमें अपरदन की दर जो है वो कम होती है परंतु उत्थान की दर अधिक होती है, जिस वजह से स्थलखंड जो है लगातार ऊंचा उठता चला जाता है और निरपेक्ष ऊंचाई में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। इसके बाद देखिए हमारी दूसरी अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं ग्लीक फार्मिंग इंटिवकुलुम, जिसको हम कहते हैं या जिन्होंने उसको कहा है समान दर से विकास की अवस्था। अब इस अवस्था को उन्होंने 3 भागों में बांटा है ना। इस अवस्था को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, आ बा सा। देखिए ये बीच वाली अवस्था है ना, ये इसको 3 भागों में बांटा है। अवस्था आ यहां से लेके जहां तक, फिर बा, फिर सा। देखिए इस ग्लीक फार्मिंग इंटिवकुलुम में 3 अवस्थाएं हैं, आवासा, और हर अवस्था की एक अपनी खुद की अलग विशेषता है। देखिए अवस्था क्या होता है, इसमें अवस्था पहली अवस्था जो आ है इसमें क्या होता है, उत्थान तो होता है और इसके साथ जो है निरपेक्ष ऊंचाई में भी वृद्धि हो जाती है, परंतु इसमें क्या होता है, घाटी गर्दन अधिक होता है। तो घाटी अपनी गहराई में मतलब नदी जो है अपनी गहराई में वृद्धि अधिक करती है, परंतु निरपेक्ष उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है ना। इसलिए और क्या होता है, देखिए इसमें
उत्थान की दर तो होती है, परंतु निम्नवर्ती अपरदन की दर अधिक होती है नदियों की। जो निम्नवर्ती अपरदन का मतलब होता है निम्न यानी नीचे की तरफ, यानी घाटियां गहरी करने की तरफ नदियां अपरदन अधिक करती हैं। इस अवस्था आ में है ना। परंतु सापेक्ष उच्चावच में भी क्या कहते हैं, वृद्धि होती जाती है और अपरदन भी साथ साथ चलता है। तो लगभग जो उच्चावच होता है ऊंचाई में जो कमी नहीं आती, और उसको क्या कहते हैं, समान विकास की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ऊंचाई में तो वृद्धि होती रहती है। इसके बाद अवस्था बा आती है। बा अवस्था में क्या होता है कि ऊंचाई और अपरदन दोनों साथ साथ चलते हैं, इसीलिए इसको समान या फिर विकास की अवस्था कहते हैं कि जितना उत्थान होता है उतने का अपरदन भी कर दिया जाता है ना। तो इसलिए क्या है, इसे समान विकास हो गया। जितना स्थलखंड बा अवस्था में जितना स्थलखंड ऊपर उठा था उतना ही इसका अपरदन हो गया, है ना। तो यानी कि ये समान उच्चावच की स्तर है, जितना उठा उतना अपरदन हो गया, यानी समान ऊंचाई की अवस्था वाली अवस्था बा होती है ना। इसके बाद सा आती है। सा अवस्था में क्या होता है कि सा अवस्था में जो अपरदन अधिक प्रभावी हो जाता है, परंतु निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है ना। यानी परंतु फिर भी इसको समान ऊंचाई की अवस्था ही बोलेंगे, क्योंकि इस अवस्था में भी क्या होता है कि फिर भी थोड़ा हल्का उत्थान होता रहता है, परंतु इसमें क्या होता है, उत्थान बिल्कुल बंद हो जाता है सा अवस्था में, है ना। और जो अपरदन होता है वो प्रभावी देता है, इसलिए परंतु फिर भी जो है एक नजरिए से देखा जाए, औसत रूप में देखा जाए तो फिर भी जो है जो उच्चावच है वो लगभग समान या स्थिर रहता है ना, या इसको समान विकास की अवस्था इसको भी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है उसे कहते हैं आवस्थी जिंडे इंटिकुलम, है ना। आवस्थी जिंडे इंटिकुलम का अर्थ है स्थल रूपों का घटती दर से विकास। इसमें क्या होता है कि देखिए अपरदन तो अधिक प्रभावी रहता है, परंतु स्थलखंड का उत्थान जो है बंद हो जाता है, रुक जाता है बिल्कुल, है ना। तो स्थलखंड धीरे धीरे नीचा होने लगता है। अब उस समय जो नदियां जो क्या कर रही थी, निम्नवर्ती अपरदन कर रही थी, अब वो क्या करती है, पार्श्विक अपरदन यानी साइडों में अपरदन चालू कर देती है ना। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए इस जो स्थलखंड का उत्थान है वो तेजी से नीचे होने लगता है, स्थलखंड का जो अपरदन है वो तेजी से होने लगता है, तो स्थलखंड का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ तेजी से आने लगता है। स्थलखंड का अपरदन होने की वजह से उसकी ऊंचाई में निरंतर कमी आने लगती है ना। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए कई तरह की घाटियां बन जाती हैं, और यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे शिखर नुमा रहते हैं, है ना, जो ऊंचे ढाल रहते हैं, इनको उन्होंने वास्तुंजन का नाम दिया है, जिसको गुलतु ढाल भी कहते हैं, वास्तुंजन, है ना। और जो नीचे अवतल रूप में जो अपरदन के कारण जो स्थल रूप बन जाता है, जो एक प्लेटफॉर्म सा बन जाता है, जो एक मैदान सा बन जाता है, इसको पेक महोदय ने हॉल्डेन हैग या वासडाल का है। और देखिए और ज्यादा अपरदन होने के साथ क्या होता है कि इसके बाद फिर ऐसे हॉल्डेन हैग और बन जाते हैं, है ना, और इनके बीच में कुछ टीले रह जाते हैं। इन टीलों को पेक महोदय ने क्या कहा है, इंसेलबर्ग कहा है ना। क्या कहा है, इंसेलबर्ग कहा है ऐसे टीलों को। और ऐसे हॉल्डेन हैग जैसे आगे और मैदान बन जाते हैं अवतल वाले, है ना, इसको कहा है इंड्रम, है ना। देखिए यहाँ पर जो मैदान से बन जाते हैं इंड्रम, इसको इंड्रम को हम डेविस महोदय की पेनी प्लेन के समकक्ष रख सकते हैं, क्योंकि अंतिम अवस्था में डेविस की में पेनी प्लेन बनता था, यानी कि संप्राय मैदान से बनता था, उसी से इसकी तुलना की जा सकती है, इंड्रम को उसी के समकक्ष रखा जा सकता है ना। तो ये देखिए ये है पेक का स्थल रूप के विकास का मॉडल। और देखिए इसका महत्व क्या है ना। हालांकि इसका महत्व है काफी, परंतु ध्रुव भाषा में ये जो है लिखा गया था, इसका मूल्यांकन किया जाए तो, परंतु उसको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी कि डेविस महोदय के सिद्धांत को मिली है। तो स्टूडेंट आज का सिद्धांत हमारा खत्म होता है, कल हम एक न्यू थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, नया सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।